हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे पी वैल्यू के बारे में। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, खास करके अगर आप जीपीटी यूज कर रहे हैं, ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक पैरामीटर ये दिखाई देगा, पी वैल्यू। ठीक है। ये है क्या पी वैल्यू और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या है। बेसिकली इसका जो यूज होता है पी वैल्यू का, वो यूज होता है डेटा क्लीनअप में, डेटा को क्लीन करने में, डेटा को प्रिपेयर करने में, सो दैट अननेसेसरी डेटा हम हटा सकें। जैसा कि आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मल्टी वेरिएबल लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे जो कि इस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू x0 प्लस a1 x1, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू एट द एंड c, जो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर a0 a1 a2 वट एवर वी आर एबल टू सी, ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हमें एक प्लॉट का जो प्राइस है वो डिसाइड करना था, और प्लॉट का प्राइस डिसाइड करने के लिए हमने कुछ सैंपल्स लिए थे। उन सैंपल्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स हमें जो मिले थे, उसमें से एक था एरिया कितना है, दूसरा था उसमें बेडरूम कितने हैं, तीसरा था उसमें बाथरूम कितने हैं। ठीक है। उसके अलावा उसमें चौथा था कि कितना पुराना है। ठीक है, कितना पुराना है, हाउ ओल्ड मींस एज। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कंसीडर की थी, किस एरिया में है, किस स्टेट में है, किस एरिया में ये पड़ता है जहां पर ये प्लॉट हमें खरीदना है। सो ऑल दीज वर, यही जो x1 x2 x3 है ना, यही है वो a1 a2 a3, देवर लाइक दी स्लोप्स। ठीक है, उनको हम स्लोप की तरह ले सकते हैं। ये x1 x2 जो वेरिएबल्स हैं, ये हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स, एरिया, बेडरूम, बाथरूम, एज एंड आपका जो किस एरिया में है, लाइक किस स्टेट में पड़ते हैं। राइट। तो उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता था प्लॉट का। ये A1 A2 स्लोप है, मैं गलती से A1 A2 को एट्रीब्यूट्स बता गया था, बट यू शुड कंसीडर x1 x2 अप टू xn, वट एवर x0 भी। राइट, दीज आर ऑल दी एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्लॉट के प्राइस को डिसाइड करते हैं। उसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकते हैं फालतू के, जैसे प्लॉट का ओनर कौन है। ओनर के होने से प्राइस में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी ओनर के नाम से किसी प्लॉट का प्राइस घट बढ़ नहीं जाएगा। राइट, अंटिल की बहुत ही अलग तरीके की बात आप करें कि हाँ, अमिताभ बच्चन ही अपना बंगला बेच रहे हैं। राइट, ऐसे तो नॉर्मली वो 4 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो, बट अगर अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं तो ये अरबों में बिकने वाला है। कुछ इस तरह की बात नहीं है, उसको मत कंसीडर कीजिएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनका कोई खास रोल नहीं होता। वो एज इट इज आते हैं आपके सिस्टम में, और एज इट इज बाहर चले जाते हैं। मीन्स वॉट एवर इज इन, वॉट द सेम थिंग इज आउट। कुछ इसका फर्क नहीं पड़ता, ये बस आते और जाते रहते हैं। ये आउटपुट पर, जो हमारा प्लॉट था, प्लॉट की कीमत थी, उस पर कोई असर नहीं डालते हैं। सच काइंड ऑफ वेरिएबल्स वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड वी नीड टू स्प्रूस देम आउट, यानी हमें उन्हें बाहर कर देना है अपने सिस्टम से। तभी हमारे मॉडल को हम ऑप्टिमाइज डेटा दे करके ट्रेन कर पाएंगे, और ट्रेन करने के बाद हम उससे बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे। राइट। सो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस यहीं पर हमारा काम आता है, ये डिसाइड करने में कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसको कि हम हटा सकते हैं, जिसके बिना हम अपने मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं पी वैल्यू के बारे में। ठीक है, पी वैल्यू के बारे में देखने से पहले हम कुछ जो प्रोबेबिलिटी है उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स हम समझेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपने हाइपोथेसिस पढ़े होंगे, H0। एक हाइपोथेसिस होता है H0, जिसमें हम ये मानते हैं कि वी आर इन अ परफेक्ट यूनिवर्स। वी आर इन परफेक्ट यूनिवर्स। ठीक है, यानी हम बिल्कुल एक सही जगह पे हैं, जहां पे हर चीज फेयर है, जहां पे कोई भी चीज गलत नहीं है। राइट, जहां पे किसी तरह की बेईमानी नहीं की गई है। ठीक है। और दूसरा हाइपोथेसिस हमारा होता है, वी आर नॉट इन अ परफेक्ट यूनिवर्स। ठीक है, तो दो हमारे केसेस हो गए, परफेक्ट यूनिवर्स और इनपरफेक्ट यूनिवर्स। अगर हम किसी डेटा को लेते हैं, हमारे पास कोई डेटा आता है, और हम ये मानते हैं कि ये डेटा बिल्कुल परफेक्ट होगा, हमारी हेल्प करेगा किसी चीज को डिसाइड करने में। राइट। तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि क्या वाकई में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें दिया गया है, और जो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये हमें वाकई में हेल्प करेगा,
डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को सही से प्रेडिक्ट करने में, तो क्या वाकई में ऐसा है या फिर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, वहां पर आपको हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी का ये प्रिंसिपल, जहां पर हम पी वैल्यू डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो H0 और H1 ये दोनों हाइपोथेसिस है हमारे पास। पहला H0 हाइपोथेसिस ये एज्यूम करता है कि वी आर इन अ परफेक्ट यूनिवर्स, जहां पर कोई भी चीज गड़बड़ नहीं है, थिंग्स आर फेयर। और H1 क्या है, अगर H0 सही नहीं हुआ तो वी विल फॉल इनटू H1, और अगर हम H1 में फॉल करते हैं, विच मींस वी आर नॉट इन अ परफेक्ट यूनिवर्स। यूनिवर्स की बात नहीं है, बात यह है कि इट्स अ सैंपल स्पेस। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो वहां पे सैंपल स्पेस पढ़ा होगा। अगर हम कहते हैं कि वी आर नॉट इन अ परफेक्ट यूनिवर्स, देन इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा पॉइंट या जो एट्रीब्यूट हम लेकर के चल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, उस डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालते समय वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे किसी काम का है भी या नहीं है। अगर हम ये साबित कर पाते हैं दैट वी आर इन अ परफेक्ट यूनिवर्स, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये साबित नहीं कर पाते हैं दैट वी आर नॉट इन अ परफेक्ट यूनिवर्स, देन वी मूव इनटू H1, एंड इफ वी मूव इनटू H1 तो हम उस एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक्सपेरिमेंट तो करते ही थे प्रोबेबिलिटी में। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, एक क्वाइन लेते हैं। क्वाइन के एक साइड पे हेड होता है और दूसरे साइड पे टेल होता है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं H0 कि वी आर इन अ परफेक्ट यूनिवर्स, जहां पर क्वाइन हमारा खराब नहीं है, बेईमानी नहीं की गई है उस क्वाइन के साथ, यानी एक साइड पे हेड है, दूसरे पे टेल है, और कोई साइड ऊपर नीचे नहीं है। राइट। ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसको घुमाऊं, ऊपर फेंकूं तो बार बार हेड ही आएगा या बार बार टेल ही आएगा। राइट। या फिर दोनों साइड में किसी ने गलती से टेल लिख रखा हो या दोनों साइड में हेड लिख रखा हो, ऐसा भी नहीं है। राइट। हम परफेक्ट यूनिवर्स में है कि बेईमानी नहीं है, एक सिरे पे हेड है, दूसरे सिरे पे टेल है। अब हम पहला एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने मान लीजिए हमने हेड आना सोचा है कि हम हेड देखेंगे, हेड आता है कि नहीं। पहली बार में हम उसको उछालेंगे एंड वी नो कि हमारे पहली बार में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.5, 50%। ठीक है। ये तो हमारे लिए ओके, हाँ ठीक है, पहली बार उछाला, हमारा हेड नहीं आया, हमारा टेल आ गया। मान लीजिए हम हेड खोज रहे थे, टेल आ गया, 50% चांस है। ठीक है। अभी भी हमारे पास उम्मीद है कि हाँ 50% चांसेस हैं, अभी टेल आ गया, अगली बार हो सकता है हेड आ जाए। दूसरी बार भी अगर हम इसको उछालते हैं और दूसरी बार भी टेल आता है, तो यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, हमारी प्रोबेबिलिटी टू गेट द हेड आफ्टर थ्रोइंग अ कॉइन ट्वाइस विल बिकम 0.25। ठीक है। अब हमें यह दिख रहा है कि 0.25 रह गई। अगर हम एक क्वाइन को परफेक्ट यूनिवर्स में दो बार उछालते हैं, थ्रो करते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 रह गई है। तीसरी बार में क्या होगा, फिर हम उछालते हैं, फिर हम देखते हैं कि फिर से टेल आ गया, 0.125। ठीक है। फिर से टेल आया, अब प्रोबेबिलिटी रह गई 0.125, यानी सिक्के को अगर हम 3 बार अपने परफेक्ट यूनिवर्स में उछालते हैं तो तीनों बार में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.125। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.125, उससे कम रह गई है। राइट। भाई तीनों बार उछाला, टेल आ गया, हमें तो हेड मिला नहीं, इसलिए इस यूनिवर्स में हमें जो चीज मिली है वो यही है कि 3 बार अगर हम उछालेंगे किसी एक क्वाइन को, तो तीनों बार में वो क्या आए, सिर्फ और सिर्फ टेल आ रहा है, हेड नहीं आ रहा है। तो उस केस में हम ये मान लेते हैं, हमें पता लगता है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हेड फाइंड आउट करने की, वो 0.125 से भी नीचे रह गई है। अब चौथी बार हमने गिराया, ठीक है, 0.06, अब भी टेल आ गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि 0.06 से भी नीचे रह गई है प्रोबेबिलिटी कि हमारा हेड आए। राइट। यहां तक तो हम आ गए। अब चारों बार उछाला, अब चारों बार ही हमारे पास जो है प्रॉब्लम हो रही है, चारों बार ही हमारे पास टेल आ रहा है, हेड आ ही नहीं रहा। फिर भी हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं। पांचवी बार हम उछालते हैं, 0.03 आता है, इस बार भी टेल आया, तो 0.03 प्रोबेबिलिटी रह गई अब कि इससे नीचे होगी अब प्रोबेबिलिटी। यानी कि 5 बार अगर हम क्वाइन उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.03 से नीचे है अभी। अब हम आते हैं छठे बार में, 6 टाइम। अगर हम छठी बार में देखें तो क्या होगा, 0.03 का भी आधा कर दीजिए आप, तो 0.0 आपका ये हो जाएगा 0.15, इतना रह गया, 0.1 रह गया। ठीक है, 0.15। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब 6 बार आपने देख लिया कि 6 बार हमने हमने उछाला, और इस बार क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट है अभी भी हेड नहीं आया, अभी भी टेल आया, अभी भी मतलब 6 बार हमारे क्वाइन को फेंकने के बाद हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टू गेट अ हेड आफ्टर 6 टाइम थ्रोइंग इट, हमारी प्रोबेबिलिटी टू गेट अ हेड 0.01 से भी नीचे रह गई है। राइट। विच मीन्स अब हमें डाउट होने लगा, अगर इससे भी नीचे जाए, 7वीं बार करें तो और कम आएगा।
अगर लगातार हमारा हेड ना आए, बार बार टेल आता रहे, तो कहीं ना कहीं हमें रुकना होगा और कहीं ना कहीं हमें ये डिसाइड करना होगा कि जिस यूनिवर्स में हम ये कॉइन थ्रो कर रहे हैं, उस यूनिवर्स में ये परफेक्टली मिंटेड कॉइन नहीं है। यानी इसके दोनों साइड में हो सकता है हेड लिखा हो, या फिर ये यूनिवर्स ही परफेक्ट नहीं है, राइट? जहां पर चीजें बैलेंस्ड हो, सबके साथ न्याय करने वाला यूनिवर्स ये नहीं है, सबके साथ जस्टिस करने वाला यूनिवर्स ये नहीं है। दैट सैंपल स्पेस की बात हो रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यही जो प्रिंसिपल है ना, किसी एट्रीब्यूट को डिसाइड करते समय कि वेदर वी शुड टेक इट और नॉट, तो डेटा वैल्यूज जो हमें इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए मिलती हैं, उस पर यही स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस का फॉर्मूला लगाया जाता है। और क्या किया जाता है, हम उस पे एक बार सेट कर देते हैं, एक बार सेट कर देते हैं। जैसे हमने बार क्या सेट कर दिया, हमारी जो थ्रेशोल्ड सेट कर दी है वो हमने सेट कर दी है 0.03 पे। यानी कि अगर हमारा जो डेटा आया है, उस डेटा को अगर हम लगातार देखते चले जाएं, उस एट्रीब्यूट को लगातार देखते चले जाएं, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, और हमें यह पता लगे कि जो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है इसका, वो गिर करके 0.03 से भी नीचे चला गया है, उसके बराबर या उसके नीचे आ गया है, देन वी विल से कि नहीं, ये एट्रीब्यूट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। जैसे यहां पर ये एक हमारे लिए एक परफेक्ट यूनिवर्स का डेटा नहीं लग रहा है। सिमिलरली जब बार हम यहाँ पे सेट कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, 0.03 को हमने बार सेट कर दिया। अगर किसी एट्रीब्यूट को हम चेक कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेक कर रहे हैं, और उसका स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, उसका जो पी वैल्यू है, जो पी वैल्यू मैंने आपको बताई, यही पी वैल्यू है, जो स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो अगर 0.03 से यानी कि पी वैल्यू से नीचे गिरती है, देन दिस एट्रीब्यूट विल नॉट प्ले एनी रोल इनटू द मॉडल। यानी कि इस एट्रीब्यूट को हमें निकाल करके बाहर फेंक देना होगा। सो दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ पी वैल्यू इज, एंड दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स का हेल्प कर कौन कौन से मेथड्स की हेल्प से हम पी वैल्यू का यूज करके एट्रीब्यूट्स को अपने मॉडल से रफा दफा करते हैं, और अपने मॉडल के लिए जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डेटा को कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में हम फिर इसको देखेंगे कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द डेटा, राइट, विद द हेल्प ऑफ पी वैल्यूज। तो तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा चाहूंगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।